नमस्ते, मैं डॉक्टर केल्विन हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैरों, टखनों और पांवों की सूजन कैसे कम करें। ये जानने के लिए कि आपको सूजन है या नहीं, एक बहुत ही आसान टेस्ट है। उस जगह को अपनी उंगली से दबाएं जहां आपको लगता है कि सूजन एडिमा है। अगर वहां दबाने पर निशान रह जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव है और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो की टिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं एडिमा क्या है। बहुत से लोग एडिमा को हेमेटोमा से भ्रमित कर बैठते हैं। ये शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन ये अलग अलग चिकित्सीय संकेतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, हेमेटोमा तब होता है जब किसी चोट के कारण त्वचा नीली या बैंगनी हो जाती है। अब जब किसी और कारण से शरीर के किसी हिस्से में सूजन आ जाती है, आकार बढ़ जाता है, तो हम इसे एडिमा कहते हैं। एडिमा केवल रक्त वाहिकाओं की समस्याओं के कारण ही नहीं, बल्कि किडनी, लिवर और दिल की समस्याओं के कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एडिमा से इसीलिए परेशान हो क्योंकि आप बहुत अधिक सोडियम का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक और कारण है जो और भी आम है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को सूजन हो रही है। मैं आज आपको यह समझाने जा रहा हूं क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे हल करना अपेक्षाकृत आसान है, और जब आप वह तरीका अपनाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो संभवतः आपकी यह सूजन दूर हो जाएगी। जब आपको सूजन, एडिमा या तरल पदार्थ का जमाव होता है, खासकर पैरों, टखनों और पैरों में, यह समस्या उन संरचनाओं में हो सकती है जो हमारी कोशिकाओं में मौजूद होती हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं का उद्देश्य कोशिकाओं के अंदर और बाहर तरल पदार्थ की सही मात्रा बनाए रखना है, ठीक वैसे ही जैसे कोशिकाओं के अंदर और बाहर सोडियम की सही मात्रा बनाए रखना। हम इन छोटी संरचनाओं को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। देखिए, नाम पर ध्यान दीजिए। किस चीज का पंप? सोडियम और पोटेशियम का। आप देखेंगे कि यह संरचना उन खनिजों से जुड़ी हुई है जिन्हें हम सेवन करते हैं, जो कि सोडियम और पोटेशियम है, और इसलिए सोडियम और पोटेशियम का आपके सूजन से भी संबंध है। अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर दे, अगर आपको सूजन हो रही है, तो संभवतः ये पंप सही से काम नहीं कर रहा है। जो होता है वह यह है कि सोडियम कोशिकाओं के बाहर जमा हो जाता है और कोशिका निर्जलित हो जाती है। इससे तरल पदार्थ का रुकना होता है। एक और कारण जो सूजन या एडिमा का कारण बनता है, वह है चीनी का सेवन। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हैं, तो शायद आपको पता भी ना हो कि आप इतनी ज्यादा चीनी ले रहे हैं, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होगा कि आपकी सूजन भी बढ़ जाएगी। जब खून में शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें यह शुगर, जो रक्त प्रवाह में प्रचुर मात्रा में होती है, वह खून की कोशिकाओं की एक प्रोटीन से जुड़ जाती है। हम इस प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। शुगर और हीमोग्लोबिन के इस मिलन की प्रक्रिया को हम ग्लाइकेशन कहते हैं। देखिए, इसका एक उदाहरण है। यहाँ मेरे पास एक प्रोटीन बार है। मैं ब्रांड छुपा रहा हूँ, कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। ये बार यहाँ प्रोटीन का प्रतिनिधित्व करती है, आपके खून में मौजूद हीमोग्लोबिन। और यहाँ मेरे पास एक मार्शमैलो है, ये आपके खून में शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके पास बहुत सारे मार्शमैलो हैं, यानी खून में बहुत ज्यादा शुगर है, तो यह शुगर इस प्रोटीन से जुड़ जाती है और फिर वही ग्लाइकेशन की प्रक्रिया होती है। इसलिए वह प्रोटीन जो इस शुगर से बंधी हुई है, हम कहते हैं कि अब वह प्रोटीन बीमार हो गई है। इन कोशिकाओं का जीवन चक्र 3 महीने का होता है, यानी अगर आप किसी विशेष अवधि में बहुत ज्यादा शुगर का सेवन करते हैं, तो ये शुगर इन कोशिकाओं में से कुछ से जुड़ जाती है और 3 महीने तक ये बीमार कोशिकाएं आपके शरीर में बनी रहती हैं, जिसका परिणाम दर्द, सूजन और जलन के रूप में होता है। और जितना ज्यादा शुगर आप खाते हैं, उतना ही यह शुगर आपकी प्रोटीन से जुड़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सूजन, अधिक दर्द और अधिक सूजन होती है। लेकिन देखिए, आपको इतना कट्टरपंथी होने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आहार से चीनी को एकदम से हटा दें। पहले कम करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, 3 मार्शमैलो खाने के बजाय आप केवल 1 ही खाएंगे। हम कितना स्वादिष्ट! मैं इसे कल के लिए बचा कर रखूंगा। स्वादिष्ट है ना? जब आप अधिक मात्रा में चीनी खाते हैं, तो यह आपकी धमनियों के अंदर सूक्ष्म चोटें भी पहुंचाती हैं, आपकी रक्त वाहिकाओं में, जिससे कोशिकाओं के बाहर तरल का रिसाव होता है और सूजन बढ़ जाती है। देखिए कैसे यह एक बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। इसके अलावा अधिक चीनी आपके शरीर में सोडियम को और भी अधिक रोक लेती है, और यह पोटेशियम को भी उसी चीनी में फंसा देती है। जहां भी सोडियम जाता है, पानी उसके साथ जाता है। हम इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। इसीलिए जब हम सलाद में नमक डालते हैं, तो नमक उस सलाद से पानी को बाहर खींच लेता है। समय के साथ यह सब आपकी टांगों और पैरों की नसों को प्रभावित करता है, जिससे दर्द, झंझनाहट और सुन्नता होती है। हम इस प्रक्रिया को परिधीय न्यूरोपैथी कहते हैं।
यह डायबिटीज के मरीजों में बहुत आम है, यानी उन लोगों में जिनके खून में शुगर का पैथोलॉजिकल जमाव होता है। लेकिन ये उन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें डायबिटीज नहीं है या जिन्हें प्री डायबिटीज है। ये सब खून में शुगर के जमाव के कारण होता है। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखें। बात यह है, एक विटामिन है जिसे आप लेंगे तो वह आपकी टांगों, टखनों और पैरों की सूजन को कम करने में मदद करेगा। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। इस विटामिन के अलावा दो बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और सूजन कम करने के लिए इन्हें लेना है। मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ। जब हम खाने में पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फल आता है और वह है केला। लेकिन जरा देखिए, एक केले में लगभग 300 मिलीग्राम पोटेशियम होता है और हमें अपनी डाइट में रोजाना 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम सिर्फ केला खाकर यह मात्रा पूरी करना चाहें तो हमें रोज 15 केले खाने पड़ेंगे। और सोचिए 15 किलो में कितना ज्यादा शक्कर होता है। यानी हम एक समस्या का हल करते हैं और दूसरी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे हमारे खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पोटेशियम के और भी ज्यादा समृद्ध स्रोत हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एवोकाडो में केले से कहीं ज्यादा पोटेशियम होता है। सलाद और लाल फल भी अच्छे स्रोत हैं। और जब आप ये सब चीजें खाएंगे तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जो आपके शरीर में उपलब्ध रहेगा और सूजन की समस्या को भी बेहतर करेगा। अब बात करें मैग्नीशियम की, तो यह एटीपी बनाने के लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा की मुद्रा है। और इस खनिज की कमी न सिर्फ सूजन पैदा कर सकती है, बल्कि शरीर में ऐंठन और थकान भी ला सकती है। कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और हरे पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। आप इन खनिजों को एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें छुपा हुआ शक्कर ना हो। अब हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। अध्ययनों से पता चलता है कि सोडियम और पोटेशियम पंप के खराब काम करने का एक और कारण विटामिन B1 की कमी है। ताकि यह पंप आपकी कोशिकाओं में काम कर सके और सूजन कम कर सके, इसके लिए विटामिन B1 की मौजूदगी जरूरी है। और विटामिन B1 की कमी का मुख्य कारण अत्यधिक शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन है। इसके अलावा विटामिन B1 एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आपके नसों की सुरक्षा करने में मदद करता है। और जब आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तो आप ये भी पा सकते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें पैरों और पंजों की नसों में सुन्नपन, दर्द और झंझनाहट होती है। विटामिन B1 मुख्य रूप से लाल मांस, लीवर के बीफ में पाया जाता है और यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आवश्यक है। यह शरीर को अत्यधिक शक्कर से बचाता है। इसलिए यह विटामिन यह भी रोकता है कि शक्कर खून की कोशिकाओं की प्रोटीन से न जुड़ जाए, यानी उस प्रक्रिया को, ग्लाइकेशन को, जिससे रक्त संचार सुरक्षित रहता है और आपके सूजन में भी कमी आती है। कहानी का सार यह है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B1 का सेवन करना एक बहुत ही प्रभावी समाधान है। यह पैरों, टखनों और पैरों की सूजन, एडिमा को बेहतर करने के लिए काफी कारगर है। लेकिन इन तत्वों का सेवन करने के अलावा आपको अपनी डाइट से सोडियम और शक्कर भी कम करनी होगी। अन्यथा जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड और सोडियम, जो मुख्य रूप से इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, का सेवन करेंगे तो आप हमेशा सूझे रहेंगे। जैसे कि हैम, सलामी, सॉसेज, नमकीन स्नैक्स, जमी हुई भोजन, लजानिया, रेडीमेड सॉस। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सूजन कम करने के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प उपाय है कि आप अपनी पिंडली की मांसपेशियों के साथ व्यायाम करें। पिंडली को हमारा दूसरा दिल माना जाता है। यह एक हाइड्रोलिक पंप की तरह है, जो जब व्यायाम के दौरान संकुचित होती है तो यह खून को ऊपर की ओर धकेलने में मदद करती है, जिससे खून वापस दिल तक ऊपर जा सके। इसी सोच के साथ मैंने एक वीडियो तैयार किया है जिसमें रक्त संचार सुधारने के लिए 10 बेहतरीन व्यायाम बताए गए हैं। ये व्यायाम सरल, आसान, सुरक्षित हैं और आप इन्हें घर पर भी कर सकते हैं। और ये वही व्यायाम हैं जो मैं अपने उन मरीजों को भी सलाह देता हूं जिन्हें क्लिनिक में रक्त संचार की समस्या होती है। इन व्यायामों तक पहुंचने के लिए बस यहां इस चौकोर बटन पर क्लिक करें और मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।